हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे सेकंड लेक्चर के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया था क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत सारी मैं बता रहा था वो जो पहले क्या हुआ था, है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ईएम वेव्स है क्या एक्चुअली में। यार कल ईएम वेव्स देखे भी नहीं है हम लोग। उसमें तो बस हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, कैसे मैक्सवेल अंकल जो थे सारी चीज़ों को एनालाइज किए हैं, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि क्या ईएम वेव्स बनेगा नहीं बनेगा। तो वही चीज़ हम आज देखने वाले हैं बच्चों, है ना। वही चीज़ हम आज देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो हो सकता है लंबा हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि लंबा है तो छोड़ देना है ठीक है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके बच्चों। तो मैं थोड़ा सा रिकैप देकर चलता हूँ पीछे से, जो मैंने कल बताया था, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। अगर आप वो चीज़ देख चुके हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। मैं कल क्या बताया था बच्चों, वो आपको मैं बताता हूँ। बिल्कुल आसान सी बात मैं बता रहा था बच्चों, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम एक कैपेसिटर ले लिए थे बच्चों, और इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिए थे और एक स्विच लगा दिए थे। सर रेजिस्टेंस भी था, तो रेजिस्टेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वोल्टेज भी था और ये कैपेसिटर सी था बच्चों। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो आपको पता होगा कि अगर देखा जाए तो ये इनिशियली तो बच्चों इस पे चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर पे कोई ऐसा चार्ज नहीं होगा। और हम इस पे अगर बैटरी को स्टार्ट करते हैं स्विच क्लोज करके, तो क्या होता है कि यहाँ पे ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, शुरू में तो वही रहता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये हाई पोटेंशियल है ना बच्चों, तो करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन ये है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ये सब चीज़ें पता हो गई यार तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में इधर की तरफ जा रही हैं, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स आके इधर इस प्लेट पे बैठने लगती हैं। मतलब इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है। जिस तरीक़े से इस पे इंक्रीज हो रहा होगा नेगेटिव चार्जेस, उसी तरीक़े से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा। भाई ये न्यूट्रल है, तो किसी से हम नेगेटिव छीन रहे हैं तो उसके पास पॉजिटिव ही तो बचेगा। हाँ भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो वैसा ही हो रहा था धीरे धीरे बच्चों। तो वही मैक्सवेल ने कल बताया था कि भाई इधर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे और इधर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। जबकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये था। तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनने लगती हैं, ठीक है। जिस तरीक़े से यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनना स्टार्ट हो गए होंगे बच्चों, है ना। धीरे धीरे चार्जेस जा रही है ना, इधर से धीरे धीरे चार्जेस जा रही हैं, तो उसी तरीके से धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनना शुरू हो गई होंगी। मैक्सवेल अंकल कर क्या रहे थे? मैक्सवेल अंकल जो थे, उन्होंने ये चीज़ देखा कि भाई अगर ये ऐसा हो रहा है, और यहाँ पे जो हम कंपास ले गए थे, कंपास का नीडल, वो भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और इधर भी रख रहे थे तो इधर भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो ये यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन सेम तरीके से शो कर रहा है। इसका मतलब जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, और यहाँ पे फ्लो होने वाले करंट को उन्होंने वर्चुअल करंट बोला, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया। कल आपको पता होगा आई का वैल्यू हमने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d5/dt कर देते हैं हम लोग। हाँ सर, बिल्कुल इसी तरीक़े से याद तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे चेंज होता है ना। जो हम ये चेंज लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है ना बच्चों समय के साथ। आखिरकार अगर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रेजुअली बढ़ रही है बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, या फिर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड होते हैं, मतलब कि इनका कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं होता है, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली इधर की तरफ ऐसे भागते हैं। उसके कारण यहाँ पे ग्रेजुअली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे बन रही होगी, वो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बना रही होगी। वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डॉटेड से, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, इस तरीके से, है ना। तो उस तरीके से यहाँ पे बन रही होगी। तो उसी को एनसीईआरटी में भी रिप्रेजेंट करके दिखाया है कि देखा जाए तो अगर हम इधर से, हमारा आँख इधर है बच्चों, मान लेते हैं कि आपका आँख इधर है,
आप इधर से देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से इधर से देख रहे हैं, है ना, इधर इधर तिरछी आँख से इधर से देख रहे हैं, तो इधर से आपको क्या दिखेगा कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, क्रॉस हैं, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हैं, है ना, मतलब अंदर की तरफ जा रही हैं बच्चों। और ये धीरे धीरे नॉन यूनिफॉर्म है तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होंगे, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है कि एक सेकंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना, दूसरे सेकंड में एक और बना, तीसरे सेकंड में एक और बना, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। एक सेकंड में एक बना तो दूसरे सेकंड में 4 बन सकता है, तीसरे सेकंड में 10 बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। बार बार बोल रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे करके जनरेट हो गई थी, मतलब ऐसे करके गोल। तो गोल के लिए हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ऐसे है तो यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम लोग दिखा सकते हैं बच्चों, है ना। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और आप समझ सकते हैं अगर इस डायरेक्शन में है तो जिस तरीके से ये अंदर की तरफ जा रही हैं, जिस तरीके से ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, उसी की तरह से अंदर की तरफ यहाँ पे एक वर्चुअल करंट आईडी आया था, जो कि आप देख सकते हैं। इतना कुछ हो गया था भाई, है ना, इतना कुछ हो गया था, मैक्सवेल अंकल ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने एक चीज़ देखा बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंक्रीजेस विथ टाइम which induces magnetic field lines perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब देख सकते हैं आप, ये अंदर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ घुस रही है, और ये इधर की तरफ है, तो ये अंदर है, ये अंदर आपकी तरफ, ये दिख रहा है आपको पेन अंदर, और ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 3D में देख सकते हैं, है ना। तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा था। एक ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये किया। और बात ये है बच्चों कि अगर ऐसा है, और आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ड्यू टू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन induces टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। जिस तरीके से टाइम वेरिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस कर रही है। ओके, ऐसा समझ सकते हैं आप कि जिस तरीके से धीरे धीरे जब ऐसे अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनना हुई थी, उसी तरीके से यहाँ पे शुरू में ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना शुरू हो गई थी, और दोनों साइमल्टेनियसली होता है भाई, बोथ प्रोसेसेस हैपन साइमल्टेनियसली, है ना, बोथ प्रोसेस हैपन्स साइमल्टेनियसली। प्रोसेस दोनों साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे लीड कर रहा है, कोई लैग कर रहा है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएंगी, ठीक है भाई, बन गई, उसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाग गया, अब हमको ऐसा बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साथ में होती है। ये शुरू हुआ, ये भी शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनना शुरू हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बनना शुरू हो जाएगी। अब ये बात यहाँ पे उनको ये चीज़ खटका कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो वैक्यूम है ना, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम है, तो अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड्यूस की है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हमने जब पढ़ा था फैराडे लॉस, तो वो तो यही बता रहा था ना कि जिस तरीके से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड्यूस कर देती है। और ये चीज़ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े थे। तो ये दोनों चीज़ रिलेशन उनके दिमाग में खटका, और इसके आगे उन्होंने ईएम वेव्स के बारे में बताया। तो चलिए आगे और भी हम चीज़ें देखते हैं, और भी छोटा सा रिकैप और दे देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ जानना बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों कि आखिरकार ईएम वेव्स बन कैसे रही है, बनती ही कैसी है।
ये तो हमें थोड़ी पता है बनती कैसे है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। हाउ EM वेव्स फॉर्म्ड। EM वेव्स आखिर बन कैसे रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रुका हुआ था, चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट पे है, तो चार्ज रेस्ट पे क्या होता है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे होती है। हाँ सर ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो और नॉर्मली ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बन जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा। दूसरा चीज़ अगर हम देखें तो हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़े थे, मैग्नेटिज्म बोल सकता हूँ मैं, क्यों इतना बड़ा लिखना है। मैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था, चार्ज फ्लो हो रहा था, चार्जेस फ्लोइंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तारों में फ्लो हो रही थी भाई। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी ऐसे इस तरीके से तार ले लेते थे, तो यहाँ पे जो भी चार्ज का फ्लो होता था, तो चार्ज का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में ऐसे हो रही है इसमें, तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो होता था। मतलब चार्ज का यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के कारण हम बता सकते हैं कि इसके पास एक्सेलरेशन जीरो होगा। ऐसे कैसे सर, एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हर जगह पे हर समय पे इसका वेलोसिटी सेम है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मतलब ये नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर चार्ज है तो ऑब्वियसली इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो ऑलवेज रहेंगे भाई, इसको थोड़ी कोई हटा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इसके पास रहेंगे ही, इसको थोड़ी कोई हटा देगा, ये तो रहे उसका ऑलरेडी अंदर की प्रॉपर्टी है, चार्ज है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी ही। लेकिन जब ये फ्लो करने लगता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी आ जाते हैं, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी इंड्यूस हो जाती है बच्चों। तारों के पास हम अगर कंपास को ले जा रहे थे, तारों के पास हम कंपास के कंपास को ले जा रहे थे बच्चों, तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था कि नहीं, तो क्यों कर रहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जब चार्ज का फ्लो रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही तो बन रही थी, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन शो हो रहा था नीडल का, है कि नहीं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बनती हैं, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी बनती हैं। तो यहाँ पे जो क्या बनती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन जाती हैं एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल ये समय के साथ एकदम यूनिफॉर्मली चेंज हो रहे होंगे। अभी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बढ़ा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दोनों एकदम सेम सेम चल रही होगी। यहाँ पे मतलब समझिए कि लीड लैग तो नहीं है, वो समझ में हमको आ ही रहा है, लेकिन जिस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन रही होगी उसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रही होंगी और यूनिफॉर्मली होगी। ठीक है, हाँ सर समझ में आ रहा है, इतना क्या समझाते हो। अब लेकिन जब हम EM वेव्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई। इसमें क्या चेंज हो गई सर, इसमें भी तो चार्ज फ्लो हो रहा था, यहाँ पे इसमें भी तो चार्ज ही फ्लो हो रहा है, तो इसमें चेंज क्या हो गया, जिस तरीके से यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है तार में, चेंज ये चेंज हो गई यहाँ पे कि यहाँ पे चार्जेस का फ्लो नॉन यूनिफॉर्म है भाई, ये बहुत बड़ा चीज़ है बच्चों। ठीक है, एयर चार्जेस आर फ्लोइंग नॉन यूनिफॉर्मली, है ना बच्चों, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं नॉन यूनिफॉर्मली, इसका कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है भाई, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तब होता है जब चार्ज वाइब्रेट करते हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्यू है और ये अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, मतलब है ना, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है बच्चों। तो वाइब्रेट कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके पास वेलोसिटी हर टाइम पे बदलता रहेगा, वेलोसिटी बदलता रहेगा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब इसके वजह से जब यहाँ पे चार्जेस का वाइब्रेशन होने लगता है, वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल, वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया है,
और यहाँ पे भी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे भी हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये वही केस नहीं हो गया ये पीछे वाला ही केस तो है, ये वाला केस पीछे वाला केस ही तो हो गया। अगर ऐसा होता है तो हमने देखा कैपेसिटर में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है। तो इसके वजह से हमारे पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिली थी और वो इंड्यूस करा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये भी टाइम वेरिंग थी। अब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? मतलब हम अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लें तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस करा सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस कराने से हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंड्यूस करा सकते हैं। अभी आपको मैं समझा दूंगा आगे पेज पे। तो ईएमएफ्स इस तरीके से फॉर्म होते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि ईएमएफ्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो इसमें चार्ज का वाइब्रेशन होना जरूरी है, चार्ज का एक्सेलरेटेड होना जरूरी है, चार्ज का एक्सेलरेटेड होना जरूरी है। अगर वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर भी बनेंगी, लेकिन वो यूनिफॉर्म होगी, समय के साथ चेंज नहीं होगी, वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको ईएमएफ्स बनाना है तो आपको इसको करना ही पड़ेगा, आप इसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। सर तो ये ईएमएफ्स कैसे बन गया? ये तो वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हो रहा है, तो इससे ईएमएफ्स का क्या रिलेशन है? यही तो मैक्सवेल सोच रहे थे। तो भाई मैक्सवेल ईएमएफ्स वेव्स के पास कैसे पहुंच गए? वो तो कैपेसिटर चेक कर रहे थे, कैपेसिटर में चार्जेस का फ्लो देखें कि भाई यहाँ पे तो खुला हुआ है तो यहाँ पे करंट जा ही नहीं रहा होगा, तो फिर वर्चुअल करंट इसको बता दिए कि आईडी है। तो ये सब चीज़ें चल रहा था, तो उनको ईएमएफ्स की क्या ज़रूरत पड़ी भाई? क्यों ईएमएफ्स क्यों आ गई बीच में, क्यों आ गया टांग अड़ाने? इसीलिए आया क्योंकि वो साइंटिस्ट सोच रहे थे, आपकी तरह नहीं थे बच्चों की भाई अरे हो गया होने दो ना, इतना कौन सोचता है, लेकिन सोचना पड़ता है। वो बहुत डीपली सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे वैक्यूम है, और वैक्यूम होने के बावजूद भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगी। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है, जहाँ पे फैराडे अंकल बोलते थे कि अगर हम मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव करा देते थे किसी वायर के लूप में, तो वहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंड्यूस कर रही थी। मतलब दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। अरे यार ये तो कुछ गजब सा बनता हुआ दिख रहा था उन्हें। तो उन्होंने सोचा कि वैक्यूम है, वैक्यूम में ये सब चीज़ें हो रही है, तो क्या मैं ऐसा कुछ कहीं पे अगर चार्ज को वाइब्रेट करा दूँ, वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ला दूँ टाइम वेरिंग, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएगी। तो भाई अगर मैं कहीं पे अगर एक काम बस कर दूँ कि चार्ज को वाइब्रेट करा दूँ तो ये काम होने लगेगा। इनफैक्ट अगर कहीं पे हवा नहीं है वहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं। तो ऐसा सोचे, तो फिर सोचे कि अगर स्पेस में मैं कहीं पे चार्ज को ऐसे, सारी चीज़ें अब प्रैक्टिकल डायरेक्ट तो नहीं किया जाते हैं ना, थ्योरेटिकल ही सोच रहे थे, लेकिन सोच तो रहे थे ना भाई ऐसा हो सकता है। उन्होंने सोचा कि चार्ज को वाइब्रेट स्पेस में करा देते हैं, और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, भाई ये दोनों बनती रहेगी और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और दोनों बनेंगे तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये सब चीज़ें सोच रहे थे, तो फिर उन्होंने कैलकुलेट करना भी स्टार्ट किया। ठीक है भाई, तो यहाँ से तरीका यहाँ से इन्होंने ऐसा सोचा, इसके सोचने के बाद ये वेव्स का जनरेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से वो सोच रहे थे। सर आपको कैसे पता? अरे बच्चों मैंने कुछ कुछ पढ़ा है इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो एक्चुअली में जो मैं बोला वो लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने पीछे क्या यहीं पे क्या पढ़ा? मैक्सवेल क्या बोले? मैक्सवेल क्या बोले? मैक्सवेल बोले कि अगर आप कहीं पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाते हो, अगर कहीं पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाते हो तो वो इंड्यूस कर देंगे, उसके वजह से इंड्यूस हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इंड्यूसेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये चीज़ तो मैक्सवेल बताए थे, तो ये चीज़ ठीक था, लेकिन एक और इसके पीछे जो इंडक्शन पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमआई में, वहाँ पे फैराडे अंकल बोले थे। फैराडेज लॉ क्या बोलता था वहाँ? फैराडे लॉज हमको क्या बोलता था बच्चों कि अगर कहीं पे हम लोग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले लें
तो हमको इंड्यूस करा देती थी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उसके वजह से कहीं पे स्पेस में वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती थी। अरे बच्चों ये कैसे होता था, आप अगर आप सोच रहे होंगे तो आपको नहीं पता है कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मैग्नेट को ऐसे हिलाने से बनता था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समय के साथ चेंज हो रही थी, इसीलिए तो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा था वहाँ पे। तो उस लूप में फ्लक्स इंड्यूस हो रहा था, तो उसमें करंट आ रहा था। तो करंट आ कैसे रहा था, करंट जो आ रहा था इसकी वजह से, क्योंकि करंट होने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। चार्ज फ्लो कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो चार्ज फ्लो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंड्यूस हो जाती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में जब चार्ज होती है तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू ई, तो वो पहले चला देता था, उसके बाद फिर इसका काम होता था, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स F बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी लगा देते थे। ये सब चीज़ें पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है बच्चों, कुछ तो रिलेशन दिख रहा होगा भाई, इतना तो समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंड्यूजर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वो भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फिर से इंड्यूजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दोनों में रिलेशन है। तो ईएम वेव्स जब आया, ईएम वेव्स जब आया तो फैराडे नहीं, सॉरी, मैक्सवेल जो थे वही सोचे थे, मैक्सवेल कॉन्सेप्ट, मैक्सवेल का ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यहाँ पे वेरिंग, दोनों एक ही बात है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंड्यूस करा देती थी, और वही वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंड्यूस करा रही थी। यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो हमने देखा कि ये था मैक्सवेल जी का कॉन्सेप्ट, और यहाँ से यहाँ गए तो हमको पता चला कि ये फैराडे बताए थे। दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो ये दोनों होता रहेगा, फिर ये तो चेन बन जाएगा। बिल्कुल चार्ज के वाइब्रेशन की वजह से ये दोनों चीज़ें हो रही है, समझ रहे हैं ना। चार्ज का वाइब्रेशन होता है, ई आया, फिर इसके बाद ई आया, फिर ई आने के बाद ई आ गया, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा भाई। मतलब चार्ज वाइब्रेट होता रहे और यहाँ पे ये दोनों चीज़ बनाते रहे, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनता रहेगा। ओके, तो ऐसा उन्होंने सोचा। तो इसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ गया बच्चों, जहाँ पे बताया भी गया एक्चुअली में कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने पीछे बताया, एंड वाइस वर्सा इसलिए क्योंकि हमने ये भी देखा अभी पीछे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच गिव्स राइज टू अ ट्रांसवर्स वेव नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों चीज़ें हो रही थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो उसके वजह से ट्रांसवर्स वेव बना। अभी ये सर कैसे बना, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बच्चों, ये तो क्लास 11th का टॉपिक था। क्लास 11th में हमने बताया था ट्रांसवर्स वेव कैसे बनता है, आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे भी तो वही हो रहा है भाई, चार्जेस वाइब्रेट कर रहे हैं, चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं। कोई भी क्यू चार्ज है, क्यू नहीं क्यू चार्ज है, मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ना, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चार्ज का अगर वाइब्रेशन करा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो इसके कारण वेव ऐसे इसके इधर सीधे ऐसे फ्लो हो जाएगा। वेव जो है इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेगा, अगर हम ऐसे कर रहे हैं या फिर ऐसे ऐसे भी कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में यही तो होता था। रस्सी आप समझिए, रस्सी एक सिरे से बांधा हुआ है, एक मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ, रस्सी को ऐसे ऐसे झोर रहा हूँ, तो झोरने की वजह से जो वेव ऐसे 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 बनता है वो तो ऐसे आगे ही बढ़ता है ना। तो वेव का वेलोसिटी आगे है और हम वाइब्रेशन जो वेरिएशन करा रहे हैं वो ऐसे ऐसे करा रहे हैं। तो वेव ट्रेवल ऐसे कर रहा है, वेलोसिटी इधर है और वाइब्रेशन इधर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया भाई। ये ऐसे और ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर ही तो हुआ। या फिर आप ऐसे ऐसे हिला दीजिए, रस्सी ऐसे बंधा हुआ है, रस्सी को ऐसे ऐसे हिलाइए तो भी ऐसे 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 वेव आगे बढ़ेगा। तो वेलोसिटी ऐसे है और हम हिला ऐसे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के फिर से परपेंडिकुलर हो गया। मतलब वाइब्रेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है तो वो ट्रांसवर्स वेव हो जाता है। तो चार्ज में भी तो ये हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी तो यही हो रहा है। चार्जेस का हम ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करा रहे हैं, उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगी, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाएंगी। फिर नहीं, सॉरी मैं फिर बोलता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये साइमल्टेनियसली होता है भाई। ये मैं पीछे बताया अभी 2 पेज पीछे, साइमल्टेनियसली हो रहा है, लगातार हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। इसमें लीड लैग नहीं होता है, मतलब ये बन गया उसके बाद ये नहीं बनेगा, ये बनना शुरू हुआ ये भी बनना शुरू हो जाएगा।
ये बनना शुरू हुआ, फिर से ये भी बनना शुरू हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी तो आप ये समझिए कि चार्जेस कैसे वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे दोनों साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स मैग्नेटिक फील्ड्स बनना शुरू हो जाती है। मान लेते हैं एक ऐसे बना दिया मैंने और एक मैंने ऐसे बना दिया। अच्छा से नहीं बन रहा है, अच्छा से तो मेरे को बनाने भी नहीं आता। मान लेते हैं कि ये ऐसे, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए बनाया गया। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे ऐसे करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, यहाँ पे कैसे बना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बना होगा, चार्ज का वाइब्रेशन हो रहा होगा, और ऑब्वियसली चार्ज के वाइब्रेशन के कारण इधर बन रहा है। तो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वेव है। वेलोसिटी ऑफ वेव तो इसी डायरेक्शन में है ना भाई, वेलोसिटी ऑफ वेव तो इसी डायरेक्शन में है। देख सकते हैं ये ऐसे बना, जैसे ही ये यहाँ से ऐसे बना होगा वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनना शुरू हो गई होगी। आ रहा है समझ में? जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना होगा ऐसे करके वेव, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनना शुरू हो जाएगी। आ रहा है समझ में बच्चों? आ रहा है समझ में? ऐसे करके बना होगा और वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा। वेरिएशन इसका हो रहा है इस एक्सिस पे। मान लेते हैं कि हमारे को ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेरिएशन है वो वाई एक्सिस में ही हो रहा है। भले ही वेव ट्रेवल एक एक्स एक्सिस में कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेरिएशन जो हो रहा है वो वाई एक्सिस में हो रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका वेरिएशन जेड एक्सिस में हो रहा है। इधर जेड में, पॉजिटिव जेड में बढ़ा, फिर इधर नेगेटिव जेड में भी जा रहा है, नेगेटिव एक्सिस पीछे होगा। ओके, तो ये जेड में वेरिएशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर भी जो वेलोसिटी है, फिर भी जो वेव का फ्लो है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो यही तो ट्रांसवर्स वेव में भी होता था। याद कीजिए, आप क्लास 11th मैंने पढ़ा रखा है बच्चों, आप जाएँ तो मेरा लेक्चर देख लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली यही तो ट्रांसवर्स वेव में था। तो ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि भाई ऐसा हो रहा था, तो फिर तो पता चल ही गया कि ट्रांसवर्स वेव में तो ऐसा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत भारी वर्ड लिख दिया गया है, गिव अ राइज टू अ ट्रांसवर्स वेव, है ना। ऐसे ही नहीं बोल दिया गया है ये, क्योंकि ये चीज़ मिला उनको, ठीक है। और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता था। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था बच्चों, साउंड वेव उसमें आ जाता था। साउंड वेव आप समझ रहे होंगे, डीजे जब बजता है तो साउंड ऐसे ऐसे पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराता है। तो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं साउंड में, डीजे ऐसे साउंड निकालता है ना, तो एयर पार्टिकल्स ऐसे 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 वाइब्रेट होते हैं। और वेव का प्रोपोगेशन भी ऐसे ही होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव जो कान तक हमारे को आवाज़ पहुंचती है वो भी ऐसे ही आता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन के कारण। तो ये वेव का वेलोसिटी भी इधर है और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन भी ऐसे ही हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ हो रहा है। लेकिन जो स्ट्रिंग में वेव बन रहा था वो ऐसे ऐसे और वेव ऐसे ऐसे, तो परपेंडिकुलर हो जा रहा था। लॉन्गिट्यूडनल वेव में परपेंडिकुलर नहीं होता है। आ रहा होगा समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ हमें शुरू में ही देख लिया था। ये हमने शुरू में ही देख लिया था कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस करती है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ये बात हमने शुरू में ही समझ गया था जब हम कैपेसिटर को समझ रहे थे। वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर हो ही रहे थे, दोनों एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर हो ही रहे थे। लेकिन इनके द्वारा जो बनाया गया वेव था, जो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो ये जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, जिस डायरेक्शन में ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, ये जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं वही डायरेक्शन ऑफ वेव है। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज होते होते आगे बढ़ रही है, तो बढ़ किस डायरेक्शन में रही है, जिस डायरेक्शन में बढ़ रही है वही डायरेक्शन ऑफ वेव हो गया। वेरिएशन इसका वाई एक्सिस में हो रहा है, वेरिएशन इसका जेड एक्सिस में हो रहा है, हम उसको डायरेक्शन ऑफ वेव नहीं बोल सकते, क्योंकि इस डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेरिएशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वेरिएशन हो रहा है। लेकिन दोनों का जो प्रोपोगेशन है, दोनों चल रहे हैं जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, जो कि इधर मेरे को एक्स दिख रहा है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी इस फिगर में समझाया गया है बच्चों कि ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये तो समझ में आ गया, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये एक्सिस था, ये एक एक्सिस था, ऐसे ही तो होगा। ये एक्सिस किसको बता रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बता रहा था।
ये एक्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बता रहा था। हाँ सर, दिख तो रहा है साफ साफ फिगर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को दिखा रहा था और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को दिखा रहा था, तो इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही बताऊँ मैं। ट्रांसवर्स वेव की एक कंडीशन भी होती थी बच्चों, आपने अगर याद होगा तो, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ, चलिए बता ही देता हूँ। आपको पता होगा कि अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें, किसी भी पॉइंट की बात करूँ, किसी भी पॉइंट की बात करूँ, कहीं पे भी ले लूँ मैं, अगर इस वेव को रोक दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये वेव का जो ये है ना, ये जो हमको ऐसा साइनोसाइडल फॉर्म मिल रहा है, उसमें हर एक पॉइंट का वेरिएशन समय और पोजीशन दोनों के हिसाब से बदल रहा होगा। ऐसा क्यों? ट्रांसवर्स वेव की यही तो कंडीशन होती थी बच्चों, कि पार्टिकल का जो नेचर होता है वो समय और पोजीशन, समय और अवस्था दोनों के हिसाब से बदलता है। अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, इस पॉइंट की बस बात करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने एक्स को फिक्स कर दिया। अगर हमने एक्स को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा होगा, तो समय के साथ ये पार्टिकल ऊपर वाला फिर नीचे आ रहा होगा, मतलब इस पॉइंट पे ही पार्टिकल का हर एक समय अलग अलग पोजीशन मिलेगा, तो समय के साथ वेरी हो गया। अगर समय कांस्टेंट कर दे, मतलब चीज़ों को रोक दे, फोटो खींच ले, तो भी अगर हर एक्स पे जाएंगे तो ये यहाँ पे है, अगला एक्स पे यहाँ पे है, अगला एक्स पे यहाँ पे है, तो एक्स के साथ भी बदल रहा है, पोजीशन के साथ भी इसके पार्टिकल्स बदल रहे हैं। सर क्यों झूठ बना रहे हो, क्यों हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ईएमएफ्स में तो पार्टिकल्स होते ही नहीं हैं। बिल्कुल सही बात बोला आपने बच्चों, तो मैं पार्टिकल गलती से बोल दिया। ये वेव जो बन रहा है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक वेव बन रहा है, ये मैग्नेटिक वेव जो बन रहा है इसकी पोजीशंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल बोलना सही नहीं है, बिल्कुल मैं गलत बोल रहा था, तो मेरे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गया। आप ये समझिए जो मैग्नेटिक वेव बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक वेव बन रहा है ऐसे करके, मैं उनकी पोजीशंस की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, वो भी वेरी कर रहे हैं समय और पोजीशन के साथ, तो उसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वेरिंग विथ पोजीशन एंड टाइम, और जिस तरीक़ा से ऐसे हैं उसी तरीक़ा से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हैं, तो यहाँ पे आप एंड लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। दोनों तो सेम ही कैसे, दोनों बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यही तो नेचर होता था जब हम लोग ट्रैवलिंग वेव पढ़ते थे। सॉरी, ट्रांसवर्स वेव क्या बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है बच्चों, है ना। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इसके लिए हम यूज करते थे, अगर हमको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो वो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन आपको एक्स दे दिया है, मान लेते हैं ये एक्स डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये वाई डायरेक्शन है, मान लेते हैं ये जेड डायरेक्शन है, मानना ही तो है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, जो ये इलेक्ट्रिक वेव बना है, ये जो इलेक्ट्रिक वेव बना है, इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली दिख रहा है साइन का तो फंक्शन आएगा ना, साइन का फंक्शन तो आएगा ही, क्योंकि साइन की तरह ही वेरी कर रहा है। कॉस का भी होता है ऐसा ही सर, लिख सकते हैं कॉस, लेकिन अब इतना भारी, इतना क्यों हम माथा पेची करें? साइन सब लोग लेते हैं, साइन हम भी ले लेते हैं, आसान रहेगा। अब आप कॉस लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पता है एक्स के साथ और समय के साथ वेरी कर रहा है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स और समय के साथ तो वेरी कर रहा है। एक्स समझ रहे हैं, एक्स जो मैं ले रहा हूँ ना, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है ना, क्योंकि वेरिएशन भले ही इसका इधर जेड में हो रहा हो, वेरिएशन इसका भले ही वाई में हो रहा हो, लेकिन प्रोपोगेशन तो एक्स में ही हो रहा है, तो एक्स और समय के साथ बदल रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? मान लेते हैं जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ई नोट होगा, और साइन ही ले लेते हैं, साइन ऑफ, अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे लिखना चाहें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का होगा बी नोट साइन ऑफ ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये दोनों में सेम आ गया फेज़, फेज़ सेम ही आना चाहिए, अगर फेज़ अलग अलग आ रहा है तो ये आप गलत कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लीड लैग का कंडीशन नहीं होता है, जैसे ही ये शुरू होता है वैसे ही ये भी शुरू हो जाता है बनना। ठीक है, तो इनमें फेज का डिफरेंस 0 होता है, यहाँ पे डेल्टा फाई का वैल्यू 0 होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फेज समझ रहे ना, इसको फेज बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 0 होता है।
इसको मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं, जो मैं सिमुलेशन बनाया हूँ, मैं खुद से बनाया है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों, ये मैं सिमुलेशन लाया हूँ आपके लिए। अच्छा चलने लगा, ठीक है। तो ये आप सिमुलेशन आपको नज़र आ रहा होगा बच्चों कि इसमें मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, कि यहाँ पे जो रेड सॉरी जो ये ब्लू कलर का है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कैसे बन रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे रेड वाला दिखाता हूँ, तो रेड वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं बच्चों, पता नहीं हिल कैसे जा रहा है भाई, हिलना नहीं चाहिए। यहाँ यहाँ ऐसे देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है, यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है, तो वहाँ से शुरुआत हो रही है, तो दोनों साथ साथ ऐसे शुरुआत हो रही है, दोनों परपेंडिकुलर है। मैं कैसे दिखाऊं, आप यहाँ पे देख लीजिए, दोनों साथ में शुरू हो रही है बच्चों, और दोनों साथ में मैक्सिमम, दोनों साथ में मिनिमम हो रही है। आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, बिल्कुल एकदम साथ में, दोनों साथ में जा रही हैं। और अगर ऐसा हो रहा है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका प्रोपोगेशन, जो एनर्जी का प्रोपोगेशन होगा, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए एक और अच्छा सा सिमुलेशन मैं लाया हूँ आपके लिए, है ना। आपके लिए मैं बहुत सारा सिमुलेशन लाता हूँ बच्चों। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा, मैं स्पीड थोड़ा कम करके दिखा देता हूँ। स्पीड कम है हुआ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे पीछे ही बन रही थी, लेकिन जो एनर्जी का प्रोपोगेशन था वो आपको समझना पड़ेगा। वो देखिए एनर्जी का प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है, देख सकते हैं आप, एनर्जी का प्रोपोगेशन ऐसे हो रहा है, एनर्जी कैसे निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे निकल रही है तो एनर्जी देख सकते हैं उसी की डायरेक्शन में निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है तो एनर्जी भी इसी की डायरेक्शन में आपकी तरफ ऐसे आते हुए दिख रहा होगा। येलो कलर का डॉट डॉट है ना, वो एनर्जी का फ्लो है ना, ईएम वेव का फ्लो है, उसका डायरेक्शन इसके प्रोपोगेशन के डायरेक्शन की तरह ही होता है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया बच्चों, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा, है ना। तो एक साथ यहाँ पे लीड लैग का कंडीशन में बता रहा था कि लीड लैग नहीं होता है, इनमें लीड और लैग नहीं होता है, दोनों एकदम साथ साथ चलते हैं, है ना। दोनों देखिए, हर ये पॉइंट जीरो है तो हमेशा ये जीरो की तरह ही रह रहा है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था बच्चों, आई थिंक आपको समझ में भी तो आ गया होगा। आगे चल लेते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है ये। तो कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए, मैं भी ऐसा सोचता था कि अगर चार्ज वाइब्रेट कर रहा है तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बन गई, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन साइमल्टेनियसली बन गया, ठीक है। तो बात यह है कि अगर एक बार हम अगर चार्ज को ऐसे सिर्फ वाइब्रेट करा दें तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई तो फिर ये बना देगा, फिर आगे जाके ये बना देगा, फिर आगे जाके ये बना देगा, फिर यहाँ पे ये बनेगा, फिर ये बनेगा, मतलब ऐसे करके यहाँ पे बनता रहेगा। मतलब कि एक बस वाइब्रेट कराओ और एनर्जी का फ्लो होता रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते रहेंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं बच्चों। अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दें तो मैंने गलती की है, गलती ये बोला मैंने, ये बोला गलत बात कि एक बार बस वाइब्रेट करा देना है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है, उस चार्ज को बस एक बार ही ऐसे करके वाइब्रेट करा देना है, तो वहाँ उसके वजह से तो ठीक है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके चल रही होगी। लेकिन जब इसको आगे प्रोपोगेट करना होगा तो ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे ये चीज़ बन गया होगा और ये बन गया होगा, लेकिन ये पीछे वाला चीज़ फिर छूट गया होगा इसके से। अब ऐसा तो नहीं ये बन जाता है तो ये हमेशा यहीं पे ऐसे ही रहता है, भाई इसको आगे भी तो ट्रेवल करना है, तो इसके वजह से ये बना होगा, और फिर इसके वजह से ये बना, और ये फिर ये बना, तो पीछे वाला चीज़ फिर हट जाएगा, फिर आगे जाके फिर ये बनाएगा और ये बनाएगा, तो फिर ये पीछे वाला हट जाएगा, फिर आगे जाके ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, तो पीछे वाला चीज़ ये तो नहीं रहेगा ना, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो एक बार वाइब्रेशन की वजह से एक ही पल्स टाइप का वेव आगे बढ़ेगा, ये पूरा नहीं बढ़ेगा। मतलब पूरा ऐसे अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कॉन्टिन्यूस फ्लो हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है ऐसे करके, तो कॉन्टिन्यूस फ्लो के लिए इसको कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेट होना पड़ेगा, एक बार से वाइब्रेशन से नहीं होगा भाई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है, हो सकता है आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन मैं ऐसा सोचता था अपने टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और
जो हम शुरू में ये चीज़ बता रहे थे आपको कि यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लिए थे बच्चों हम लोग, इस कैपेसिटर में जो हम यहाँ पे ले रहे हैं डीसी सोर्स ले रहे हैं, तो डीसी सोर्स के कारण बस एक बार ही ऐसे करके सारे चार्जेज यहाँ पे आएंगे, तो वहीं पे उसी टाइम तक हमें यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फिर उसके वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगे, उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आया होगा, बस थोड़े से टाइम के लिए। क्योंकि सारे चार्जेज अगर इधर आ जाएंगे तो फिर जितना चार्ज इधर नेगेटिव का होगा उतना पॉजिटिव का होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनना बंद हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंड्यूस होना बंद हो जाएगा और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो नहीं होगा, सैचुरेशन आ जाएगा। तो डीसी सोर्स के कारण बस थोड़ा सा ही हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगर हम यहाँ पे एसी सोर्स लगा दें, अगर हम एसी सोर्स लगाएंगे तो एसी सोर्स में तो भाई चार्जेस का वाइब्रेशन हमेशा होता ही रहता है, उसमें वाइब्रेशन की वजह से ही एनर्जी का फ्लो होता है। तो हमेशा इसमें फिर चार्जेस वाइब्रेट करते रहेंगे, ऐसे ऐसे हर जगह पे चार्जेस वाइब्रेट करते रहेंगे, उसके वजह से यहाँ पे हमेशा वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से फिर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा मिलता रहेगा यहाँ पे फिर। तो इसी वजह से तो मैं एलसी ऑसिलेशन भी पढ़ाया था। एलसी सर्किट जो था इंडक्टर और कैपेसिटर का, उसमें क्या होता था, एक बार चार्जिंग हो जाता था फिर डिस्चार्जिंग हो जाता था, तो वहाँ पे भी तो वही हो रहा था भाई, चार्जेस का वाइब्रेशन ही तो हो रहा था। बस वहाँ पे हम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे ईएमएफ्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं वो चीज़, ठीक है। तो एलसी ऑसिलेशन पे भी चार्जेस का वाइब्रेशन हो रहा था, एक बार चार्जेस ऐसे हो रहा था फिर ऐसे हो रहा था फिर ऐसे हो रहा फिर ऐसे हो रहा था, तो उसके वजह से भी तो वहाँ पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल रहे होंगे, जो बस हमने वहाँ पे देखा नहीं था, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस तरीके से वहाँ पे भी हो रहा होगा, मतलब एलसी ऑसिलेशन भी एक तरह का वहाँ पे हम लोग वाइब्रेटिंग चार्ज को देख रहे थे वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, बहुत आसान सी बात है, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। अब हमको डायरेक्टली देखना है कि चार्जेज का यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा होगा। तो नेचर ऑफ ईएमएफ क्या होता है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव होता है। हाँ सर, ये तो हमने पीछे ही आपने बता दिया, ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इक्वेशन लिखना भी सीख लिए हैं कि इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए, देखिए ये वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है, जो कि वेलोसिटी ऑफ वेव भी है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो आपको बताना होगा कि हम लोग बी का कैसे लिख सकते हैं। पहले ई का लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बताइए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स में है तो ई एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पीक वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ पे साइन का फंक्शन ले लेते हैं इनटू के एक्स लिख लेता हूँ, क्योंकि एक्स के साथ भी और टी के साथ भी वेरी करता है, तो हम ऐसा लिखते हैं। हम जब ट्रांसवर्स वेव बता रहे थे तो वहाँ पे मैं बता दिया था, ठीक है। तो के एक्स माइनस का ओमेगा टी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पे फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्स के नहीं वाई के अलॉन्ग है, हाँ वाई के अलॉन्ग है, तो इसके वजह से बी नोट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे एक्स में वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और यहाँ पे वाई में वेरिएशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है वो देख सकते हैं जेड के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे के एक्स नहीं भाई, यहाँ पे के जेड लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको के जेड लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ओके कोई बात नहीं, समझ में आ गया सर। अब और भी चीज़ें जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग। कैसे हमें पता चलेगा कि ये जेड में ही फ्लो हो रहा है, ये भी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई आपको एक इक्वेशन भी दे दे तो आप सारी चीज़ें इसको बता सकते हैं, वेव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, क्योंकि ये चीज़ आपको सवालों में बहुत देखने को मिलेगा भाई। अगर कहीं पे आपको दे दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ के जेड माइनस का ओमेगा टी है, अगर आपको इस तरीके से दे दिया गया है तो आप इसका समझ सकते हैं कौन सा चीज़ क्या बताता है। अगर यहाँ पे ई एक्स लिख दिया है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन एक्स के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब एक्स के अलॉन्ग मतलब कि एक्स में टॉप पे एक्स में मैक्सिमम वैल्यू ई नोट मिल रहा होगा, माइनस एक्स में भी मैक्सिमम वैल्यू ई नोट मिल रहा होगा, लेकिन इसका जो प्रोपोगेशन होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे के कोफिशिएंट जो होगा वो आपको देखना पड़ेगा, कहीं पे के एक्स लिखा रहेगा है ना, तो एक्स में हो जाएगा वो। लेकिन ये भी ध्यान देना कि एक्स में है तो पॉजिटिव एक्स में है कि निगेटिव एक्स में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर आपको यहाँ पे एक्स नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे आई कैप लिख देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा तो कहीं कहीं पे यहाँ पे आई कैप लिख दिया जाएगा, तो घबराना नहीं है,
यहाँ पे नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख देता है, क्योंकि एक आई कैप का मतलब एक्स ही तो हुआ। ठीक है, ई नोट इसका पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पे जो ये है इसका जो फ्लो हो रहा है या फिर वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव जो है बच्चों वो हम लिख सकते हैं जेड डायरेक्शन में। लेकिन ये बात समझना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पे पॉजिटिव जेड लिखें या नेगेटिव जेड लिखें। सर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जेड ही तो लिखेंगे, ऐसे नहीं बताना भाई गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बताना है। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हम लोग लिखते थे, ये चीज़ मैं बहुत बार बताया हूँ कि अगर हम कहीं पे अगर साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ बनाना चाहें तो वो हम ग्राफ इस तरीके से बना देते थे। हाँ भाई, ये साइन ओमेगा टी है। अगर कहीं पे आपको बोला जाए कि आप बनाइए ग्राफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई/2 का ग्राफ, तो इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे? माइनस का पाई/2 का मतलब क्या हुआ? अगर टी इक्वल टू 0 पे देखें तो साइन माइनस का पाई/2 आएगा। मतलब कि ये ग्राफ जो बनेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 का, वो ग्राफ पाई/2 एंगल शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि माइनस पाई/2 का साइन माइनस पाई/2 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे -1 हमको यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब ग्राफ कुछ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है बच्चों, ये बात ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है निगेटिव से, यहाँ से, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हैं आपको साइन माइनस का पाई/2 मिलेगा, मतलब कि माइनस नीचे से शुरू होगा। ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे होगा, लेकिन अगर ओमेगा टी में कुछ माइनस करते हैं तो ग्राफ पॉजिटिव एक्स में शिफ्ट हो जाता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ये मैं बहुत बार बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं पे बोल दिया जाए कि आपको ग्राफ बनाना है, अगर कहीं पे आपको बोल दिया जाए कि ग्राफ बनाना है साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का पाई/2 का ग्राफ बनाना है, तो प्लस का पाई/2 एंगल आपको पीछे ले जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये चीज़ समझना पड़ेगा। प्लस पाई/2 है, मतलब कि अगर टी इक्वल टू 0 पे देखें तो हमको पाई/2 साइन पाई/2 1 पहले ही मिल जाएगा। तो 1 पहले मिल जाएगा तो मतलब ये जो ग्राफ होगा ये 1 पहले मिल जाएगा, तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना। हाँ सर, मतलब ये कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये ग्राफ को क्या किए हैं, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिए हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया है। इस ग्राफ को हमने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया है, मतलब कि ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो बेसिकली बस बात याद रखना ये है कि अगर ओमेगा टी में कुछ नेगेटिव कर दिया जाए तो वो ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ओमेगा टी में ये तो खुद ही ओमेगा टी नेगेटिव है, तो आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो नेगेटिव अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि माइनस का कुछ एंगल आ रहा है, तो माइनस का कुछ एंगल आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ आगे शिफ्ट हुआ है। तो ग्राफ आगे शिफ्ट हुआ है मतलब हम उसको पॉजिटिव ऑफ जेड बोल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है भाई। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे एग्जांपल के लिए बोल दिया जाए कि बी ऑफ एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है बी नोट साइन ऑफ माइनस के एक्स माइनस के वाई दे रखा है माइनस का ओमेगा टी दे रखा है। अब आपको बताना ये ग्राफ किधर है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो ठीक है, हमको पता है एक्स के अलोंग वेरी कर रहा है, लेकिन इसका प्रोपोगेशन किधर हो रहा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जा किधर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना होगा। तो ओमेगा टी, पहले ओमेगा टी तो नेगेटिव है, पॉजिटिव बना लो, नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो ओमेगा टी में कुछ पॉजिटिव मतलब ऐड हुआ है, ओमेगा टी में कुछ ऐड होता है तो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी ऑफ वेव होगा, ओमेगा टी में कुछ ऐड हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ वेव नेगेटिव की तरफ होता है, मतलब कि माइनस, ये तो पता है वाई की तरफ होगा लेकिन नेगेटिव ऑफ वाई होगा। ये वाली चीज़ से हमको पता चल जाता है, वाई है जेड है तो पता है कि ऐसे होगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव ध्यान देना है, निगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों।
क्लियर होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बहुत यूज होता है। तो आपको यहाँ पे और भी चीज़ें हमको बताना था यार, मैं बताया नहीं, चलिए आगे बता देते हैं क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ई ऑफ एक्स का वैल्यू आपको दे रखा था, ई नोट इंटू साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी दे रखा था। ये आगे पीछे लिख सकता है, ये इधर लिख दो इधर लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें तो ठीक है, इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि ऐसा कॉमन लेके ऐसे आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको छोटा सा ट्रिक दिमाग में याद रखना है कि भाई मैं कैसे अगर एग्जाम में डायरेक्टली बता सकूँ कैसे कहाँ पे वेव जा रहा है, तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि इन दोनों का साइन अपोजिट है, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब कि पॉजिटिव शिफ्ट होगा, खत्म। इसका साइन देखना है, दोनों नेगेटिव मतलब दोनों साइन सेम है, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव शिफ्ट होगा। साइन सेम मतलब नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर साइन अपोजिट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये बात याद रखना है। साइन सेम है तो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेव फ्लो हो रहा है। साइन अपोजिट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव फ्लो हो रहा है। ये बस आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें तो कहीं पे आपको अगर बोल दिया जाए, मान लेते हैं कि साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी प्लस का के एक्स है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से आपको दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं यहाँ पे ई नोट भी लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का साइन अपोजिट है तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, कुछ नहीं करना है बच्चों। अगर कहीं पे आपको इस तरीके से दे दिया है, मान लें कि बी नोट साइन ऑफ पॉजिटिव ओमेगा टी पॉजिटिव के एक्स, अगर दोनों पॉजिटिव दे दिया मतलब दोनों सेम साइन है तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। एनर्जी का फ्लो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, एनर्जी का फ्लो बोलिए वेव का फ्लो बोलिए, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये बस ऐसे ट्रिक टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि आपको पता होगा के का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 2 पाई/λ। सर ये कहाँ से आया, ये फिर से बच्चों वेव किस पार्ट है, जब हम क्लास 11th में वेव्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था। और ये एक्चुअली में इजी भी होता है समझना कि 2 पाई रेडियन अगर कोई चीज़ चलता है तो उसमें लेमडा वेवलेंथ आता है ना। अगर वेवलेंथ इसका देखा जाए, अगर यहाँ से शुरू हुआ है तो अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ से पूरा वेवलेंथ ये होता है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, अगर यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आई है तो इसका पूरा वेवलेंथ ये लेमडा होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से यहाँ तक इसका वेवलेंथ लेमडा होता है। तो अगर 2 पाई रेडियन चलना है तो उसको लेमडा वेवलेंथ चलना पड़ेगा, उसी को वेव नंबर के नाम से जानते हैं हम लोग, इसी को वेव नंबर बोलते हैं, है ना बच्चों। तो के का वैल्यू 2 पाई/λ हो जाता है। यहाँ पे आपको पता होगा ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 2 पाई/टाइम पीरियड हो जाता है। तो ये दोनों आपको चीज़ पता होगा ही। इसके बाद आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगा कि ओमेगा का वैल्यू अगर देखा जाए तो इन दोनों में कुछ रिलेशन भी हम लोग ला सकते हैं। मतलब कैसे ला सकते हैं, 2 पाई का वैल्यू जो है वो हम रख देते हैं यहाँ पे, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा टी डिवाइडेड बाई लेमडा। मतलब ओमेगा, तो हम इसको और कैसे चेंज कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा होता है। ये कैसे आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, जो वेवलेंथ चला है अपन टाइम पीरियड, ये चीज़ तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोग रख देते हैं। तो लेमडा अपन टी का वैल्यू वी होता है, तो ओमेगा अपन वी हो गया, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू के इंटू वी आ गया। ये रिलेशन भी याद होना चाहिए, ये रिलेशन भी याद होना चाहिए, ये रिलेशन भी याद होना चाहिए, और ये भी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये 4 चीज़ें। ये सब चीज़ें अगर आपको पता हो गई हैं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे बता सकते हैं कि ई जो आएगा हमारे पास, ई एक्स का वैल्यू जो आया था ई नोट, यहाँ पे साइन ऑफ हम लोग के का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं 2 पाई/λ इंटू एक्स माइनस का 2 पाई/टाइम पीरियड है इंटू टी,
तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ई नोट का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, साइन ऑफ 2 पाई कॉमन आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 1/λ टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1 टाइम पीरियड टाइम्स ऑफ टी बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिलेगा, वेलोसिटी का मैं किसका बोल रहा हूँ, वेलोसिटी का बोल रहा हूँ। अगर हमको यहाँ पे रेशियो लेना हो, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ टी का अगर हमको रेशियो लेना हो बच्चों, तो वो रेशियो लेकर हम लोग कुछ चीज़ें तो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम पीरियड और लेमडा का रेशियो कुछ ना कुछ तो आ रहा था यार। हाँ देख सकते हैं आप, ये चीज़ तो आ रहा था, टाइम पीरियड अपन लेमडा का वैल्यू जो आ रहा था हमारे पास बच्चों, वो कितना आ रहा था, के अपॉन लेमडा आ रहा था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी करेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा, और जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, के अपॉन वी हो जाएगा, सॉरी के लेमडा हो जाएगा ना। चलिए करके देख लेते हैं, इतना क्यों सोचना है भाई। अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ, मास्टर को नहीं आता है, गड़बड़ा गया ऐसे बच्चे करने लगते हैं क्लास में। अरे बच्चों कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चे, हम लोग भी तो आदमी है ना भाई, कंफ्यूज तो हो जाते हैं। मैं ये बोल रहा था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ टी कर दें, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/λ है, इंटू में यहाँ पे 1/टी आ जाएगा, तो टी/λ आ जाएगा, ठीक है। तो टी/λ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये वो चीज़ पूछ रहा था मैं आपसे, तो अगर आप चाहें तो हमको बता सकते हैं। तो टी/λ का वैल्यू देखें तो k/ω आ जाता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ k/ω, और k/ω का वैल्यू कितना आ जाता है बच्चों, k/ω का वैल्यू 1/v आ जाता है, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/v। तो मैं ये बोल रहा था इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, बस हम ऐसे ही कहीं कहीं पे किताब में इस तरीके से लिखा रहता है, तो ये याद वाद नहीं करना है, बस मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेशियो लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ तो मैंने बता ही दिया कि कैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव निकालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सवाल आते हैं उससे, ठीक है, आ सकते हैं, आते भी हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, तो यही चीज़ था बताने के लिए, इसमें आगे चल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे अगर देखना पड़ेगा तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईएमएफ्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो कि यूज होता है बहुत जगह पे, जैसे कि स्पीड है। तो ईएमएफ जो चल रहा है उसका स्पीड कितना है भाई, अगर हमको उसका स्पीड निकालना है तो स्पीड कितना है, मतलब कितना वेलोसिटी से चल रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया, अब वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब देखा गया तो वो आपको हायर फिजिक्स में बताया जाता है, उसका प्रूफ हमको भी अभी प्रूफ नहीं आता है, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट पे चलते हैं। सर मास्टर यहाँ पे याद करवा रहा है, मतलब रटवा रहा है, तो हम तो रटते नहीं हैं रटने की बात नहीं है, फिजिक्स रटने की चीज़ भी नहीं है, लेकिन वो प्रूफ आपके सिलेबस से बाहर है ना। तो वो जो आपके पहुंच से बाहर है, उस चीज़ को जानकर क्या करिएगा आप, वो जान सकते हैं आप, वो आगे आएगा अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का फिजिक्स पढ़ेंगे तो। मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा ब्रांच कुछ अलग है ना, तो उल्टा पल्टा ब्रांच ले लिया हूँ, तो मैं फिजिक्स पढ़ ही नहीं पा रहा, ठीक है। बट वो आगे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, या तो आप गूगल से भी उसको देख सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। स्पीड हम देखना चाहते हैं, तो पहली बात जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही थी, मान लेते हैं एक्स आ रही थी हमारे पास, ई नोट साइन ऑफ के जेड माइनस का ओमेगा टी, और यहाँ पे बी अलॉन्ग वाई आ रही थी, बी नोट साइन ऑफ के जेड माइनस का ओमेगा टी। हम बार बार बोलते हैं फेज सेम होना चाहिए, फेज सेम है, ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि जब मैक्सवेल देख रहे थे, मैक्सवेल साइंटिस्ट जो थे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सवेल मैक्सवेल क्या किए, मैक्सवेल टेक्स पीक एम्पलीट्यूड ही बोल सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का पीक वैल्यू का रेशियो जब लिए तो उन्हें इसका वैल्यू, मतलब कि ई नोट पीक वैल्यू क्या है, ई नोट है, यहाँ पे पीक वैल्यू क्या है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बी नोट है, इसका रेशियो क्या मिला उन्हें,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग लगभग इतना मिला इनको। अब इतना मिला तो दिमाग ख़राब हो गया। दिमाग ख़राब इसलिए हो गया क्योंकि उस टाइम पे भी जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग स्पीड ऑफ लाइट निकाले थे, मतलब हम लोग नहीं, और भी साइंटिस्ट थे ना उस टाइम पे, तो वो स्पीड ऑफ लाइट पे काम कर रहे थे कि जो लाइट होती है, जो हम टॉर्च जलाते हैं, तो लाइट की स्पीड कितनी है भाई। ऐसा तो नहीं कि लाइट की स्पीड इन्फानाइट है, कुछ साइंटिस्ट ये भी मान रहे थे कि इन्फानाइट होती है। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स किया था तो उन्होंने उसमें देखा कि भाई हम नाप ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से एक लाइट की कुछ फ्लेम जला रहे हैं तो वो तो तुरंत उसे दिख जा रही है किसी और को, इसका मतलब इन्फानाइट है। लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, फिर लाइट की स्पीड मिरर के थ्रू भी निकाला गया, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो थी लोगों ने कैलकुलेट की थी, मतलब कि और भी जो साइंटिस्ट थे। ऑन अदर साइड पीपल नो, पीपल फाउंड अर्ली लिखता हूँ, है ना, फाउंड अर्ली यर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो लोग पहले निकाल चुके थे वो बोल रहे थे कि स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके भाई, तो जो पहले ये सब पे काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि भाई उसका स्पीड लगभग लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की वैल्यू आती है। इन्फानाइट नहीं आती है स्पीड ऑफ लाइट, कुछ फाइनाइट वैल्यू ही आती है। लेकिन जब अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमएफ्स में जब स्पीड के बारे में बात करते हैं तो मैक्सवेल क्या किए थे, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो ले लिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो। उन्होंने देखा उसका भी रेशियो जो आ रहा है 3 × 10⁸ आ रहा है। अब इतना आ रहा है तो भाई अब तो दिमाग ख़राब हो गया कि वैल्यू जो स्पीड ऑफ लाइट का था वही वैल्यू इनका रेशियो भी आ रहा है। मतलब बात यह है कि E0/B0 का जो वैल्यू है वो सी के बराबर है। इसका मतलब तो यही हुआ, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। मतलब जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव का वेलोसिटी आ रहा है जो कि ईएम वेव के वेलोसिटी भी है, ईएम वेव का एनर्जी का फ्लो भी वही डायरेक्शन में आ रहा है। तो मतलब जो ईएम वेव्स हम पढ़ रहे हैं वो और कुछ नहीं उसका स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। मतलब कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है, जो लाइट की स्पीड है, जो लाइट हमारे पास आ रही है वो और कुछ नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। उन्होंने ऐसा बोला, मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि इसका मतलब तो बात तो सिंपल हो गई ना बात तो सिंपल हो गई कि जो हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं ये और कुछ नहीं, जो लाइट हमारे पास आ रही है स्पीड ऑफ लाइट से, जो लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ही आएगी वो और कुछ नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही आती है। तो ये दोनों चीज़ें सेम है भाई। अगर कोई बोले कि हम लाइट पढ़ रहे हैं तो आप बोले कि ठीक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, मतलब दोनों चीज़ें सेम हो गई ना भाई। लाइट कुछ और नहीं था, इसके बाद लोगों को पता चला लाइट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट और कुछ नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। अब फिर ऐसे रिसर्च चालू हो गया कि भाई जब सन से जो लाइट आ रही है और चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखने लगी कि भाई ऊपर भी कुछ एयर के पार्टिकल्स है नहीं, वैक्यूम है, वहाँ पे भी तो वैक्यूम है, फिर भी लाइट वहाँ से ट्रेवल कर जा रही है। और जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले बताया कि भाई वैक्यूम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब बात तो साफ हो गई कि भाई जो लाइट आ रही है वो और कुछ नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। उस लाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन का फ्लो ही हो रहा है। मतलब जो लाइट हमारे पास आ रही है, जो सनलाइट भी आ रही है, वो और कुछ नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है उसमें। मतलब इसका मतलब जो सन है, सन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारे पृथ्वी तक पहुँच रहा है। अब बात यहाँ तक क्लियर होने लगी लोगों को, तो बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आने लगी कि हाँ यार तो ऐसा होने लगा यार है ना।
तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता चला लोगों को, तो फिर समझ में आया हाँ वैसा ही कुछ कुछ हो रहा होगा। लेकिन बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि अदर साइड जो पीपल अर्लियर फाइंड किए थे स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट दूसरे चीज़ों से फाइंड किए थे। स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने फाइंड किया था, जो सी का वैल्यू आ रहा था 1/√ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट से फाइंड किया था। ये क्या है, ये चीज़ तो मैंने पहले भी बता रखा है बच्चों। म्यू नोट क्या होता है, मतलब कि ये फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है, इसको बोल देते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट क्या है, ये परमिटिविटी होता है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये स्पीड ऑफ लाइट हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अगर आगे और चीज़ें देखा गया तो लोग यहाँ पे तो रुकते नहीं हैं भाई, लोग सब कुछ फाइंड करना चाहते हैं। तो देखें कि भाई स्पीड ऑफ लाइट ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम किसी मीडियम में ले जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें बदल रही थी। व्हेन लाइट ट्रेवल्स in a medium, then its speed changing, है ना, उसका स्पीड भी बदलने लगा था जब वो किसी मीडियम में जा रही थी। मतलब कि अगर लाइट किसी मीडियम में जाती है, लाइट इज ट्रेवलिंग इन मीडियम, देन उसका स्पीड चेंज हो रहा था, स्पीड और उसका वेवलेंथ बदलता हुआ दिखा, चेंजिंग बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा था भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा भी नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हो क्या रहा था, फ्रीक्वेंसी तो उस चार्ज का है जो चार्ज वाइब्रेट कर रहा है वो तो उसका फ्रीक्वेंसी है, तो वो तो उस फ्रीक्वेंसी से तो वाइब्रेट करेगा ही। वो तो बस वो ऐसा ईएम वेव, जो वो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा है जो चीज़ों के पास पहुंच रहा है, जो अर्थ के पास पहुंच रहा है। लेकिन अगर किसी मीडियम को बीच में ला दिए तो वो तो चार्ज उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता रहेगा, वो उसमें थोड़ी चेंज आएगा। चेंज तो इस वेव का वेवलेंथ में आएगा, चेंज तो इस वेव का वेलोसिटी में आएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसका स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आएगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, जो कि बात बिल्कुल नॉर्मल है। तो मतलब हम निकालना चाहते हैं स्पीड ऑफ लाइट या फिर ईएम वेव, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हो गई। ईएम वेव इन मीडियम, कोई मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कुछ और नहीं होगा, वो वही होगा 1/√ओवर म्यू मीडियम और एप्सिलॉन मीडियम। मतलब कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम आ जाएगा, ये परमिटिविटी ऑफ वो मीडियम आ जाएगा। और आपको एक चीज़ पता होगा, अगर हम कोई चीज़ रिलेटिव लेते हैं, मतलब अगर हम फाइंड करना चाहें, अगर हम लोग म्यू आर फाइंड करना चाहें, मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी है ये, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, तो उसको म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, वो म्यू मीडियम होता है अपॉन म्यू नॉट होता है। अगर हम कहीं पे रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहते हैं, मतलब कि एप्सिलॉन आर निकालना चाहते हैं, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी तो बात है बच्चों, ऐसे हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना, कि दोनों तरीक़ों से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगा हमारे पास, तो म्यू मीडियम की जगह पे म्यू आर एप्सिलॉन नॉट लिख रख देता हूँ मैं। देखा जाए तो 1/√ओवर क्या बन जाएगा, म्यू आर म्यू नोट, यहाँ पे एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता होगा कि 1/√ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, सी के बराबर हो सकता है, C/√ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर बन जाएगा। इसको और मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, आप चाहें तो यही फार्मूला लिख कर आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ से फिर एक और रिलेशन लोगों ने ऐसा फाइंड किया कि भाई आगे हम देखेंगे बच्चों, जब हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लाइट का देखेंगे, लाइट कोई मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका उस मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको हम लोग RI से बोल सकते हैं। तो और कुछ नहीं बच्चों, C/V के बराबर ही हो जाता है। तो C/V अगर हम लोग कर दें, यहाँ से C/V कर दे तो आपको √μr/ε मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखना चाहें तो और कुछ नहीं, μr और ε होता है। रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। तो ये सब चीज़ें आगे आएगा, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल ईजी तरीक़ा से, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। और इसका एक और फार्मूला होता है कि हम लोग देखते हैं तो उसमें लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ EM वेव वैक्यूम में, और नीचे ला लेते हैं स्पीड ऑफ EM वेव मीडियम में। और यही चीज़ तो ये लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हम लोग निकाल लिए स्पीड क्या होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो हम देख रहे थे वो और कुछ नहीं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर आ रहा था। तो जो लाइट है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कोई चीज़ इसमें हार्ड है नहीं। तो यहाँ से और भी चीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। E0/B0 का वैल्यू C के बराबर है। तो C का वैल्यू किसके बराबर है? 1/√μ0। तो ये दोनों में भी रिलेशन आप चाहें तो और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है। एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी बच्चों हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम लोग अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें हम लोग एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, उससे भी एनर्जी निकल जाएगा। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों? जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अगर आपको एनर्जी कुछ ज़्यादा नहीं बना दिया मैंने, तो आपको अगर एनर्जी निकालना हो तो एनर्जी डेंसिटी और उसमें गुना कर दीजिए वॉल्यूम में। और एनर्जी डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं म्यू से, ठीक है, म्यू से लिखेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिवाइडेड इक्वली इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको दिखा, जो फाइनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन दिखा, जो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा, और वही उसका एनर्जी का फ्लो का भी डायरेक्शन होता है, जो कि मैं सिमुलेशन में भी दिखाया आपको। तो वो डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है एनर्जी, वो और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डेंसिटी का सम है। मतलब कि ये दोनों इक्वल भाग में बट रहा है ना। अगर हम म्यू लिखना चाहें, अगर म्यू टोटल लिखना चाहें, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो और कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी का सम होगा। मतलब म्यू बी और म्यू ई के सम के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। बोला क्या जा रहा है कि डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द दिस एंड दिस। ये टोटल जो है ये इसमें और इसमें बराबर भाग में बटता है। तो जो भी इसमें बटा है उसी का सम करेंगे तो टोटल एनर्जी डेंसिटी नहीं मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा। मोटा मोटा समझ तो आ रहा है। और ऑब्वियसली ये दोनों बराबर है, तो इसका वैल्यू हम लोग 2 टाइम्स ऑफ म्यू बी भी लिख सकते हैं और 2 टाइम्स ऑफ म्यू ई भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा, ये आएगा भी, ठीक है। लेकिन अभी समझते हैं ये होता क्या है। एनर्जी डेंसिटी आप बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। अगर आपको कहीं पे एनर्जी डेंसिटी समझना है तो आपको याद करना होगा कैपेसिटर चैप्टर। कैपेसिटर जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर मैंने बताया था कि सर्किट में अगर चार्जेस का फ्लो हो रही है तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। और हम उस कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी जब लिखते हैं तो और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एनर्जी डेंसिटी आता है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी आएगा, मतलब म्यू ई आएगा, वो और कुछ नहीं, 12ε0 ई स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर था, अगर हम इंडक्टर देखें
तो उस मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी जो आता है म्यू बी, वो b²/2 म्यू नॉट आता था। अब ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये तो बिल्कुल पीछे का ही बात है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल याद आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। अब हमें पता है कि म्यू टोटल इन दोनों का सम है, तो हम अभी करेंगे। बट बात ये है बच्चों कि अगर हमारे को पूछ लिया जाए कहीं पे म्यू टोटल, तो हम लोग म्यू ई प्लस म्यू बी तो कर ही सकते हैं, और इनका वैल्यू अगर हम ऐड भी कर दें तो ½ ε0 E² प्लस b²/2 म्यू नोट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे तो लिखा हुआ है डेफिनेशन में ये दोनों इक्वली डिवाइड होता है, लेकिन हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इक्वली डिवाइड होता भी है कि नहीं डिवाइड होता है, वो चीज़ हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए पहले उसको हम प्रूफ करके ही दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये चीज़ तो लाना पड़ेगा। आपको म्यू ई का वैल्यू पता चल गया, ½ε0 है, और म्यू बी का भी वैल्यू आपको पता चल गया है, b²/2 म्यू नोट है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि भाई इक्वली डिवाइड होता है एनर्जी, मतलब ये और ये वैल्यू इक्वल आना चाहिए। ला देते हैं, कैसे ला दोगे, ½ε0 है, ½ है, तो आपको पीछे मैंने बताया था कि ई नोट का जो वैल्यू आ रहा था और बी नोट का जो वैल्यू आ रहा था, रेशियो दोनों का वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ रहा था। सर यहाँ पे तो ई नोट नहीं है, अब कैसे करिएगा? तो इसको करने के लिए आप बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि आप ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि ई का वैल्यू जो आ रहा था ई नोट साइन ऑफ kz माइनस ω/t के बराबर आ रहा था। अब हम बी लिखना चाहें तो वी नोट साइन ऑफ kz माइनस का ω/t आ रहा था, और यहाँ पे मान लेते हैं x के अलॉन्ग है, मान लेते हैं ये y के अलॉन्ग है। अब हमको लाना बी नोट ई नोट है, तो वो हम कैसे लाएंगे? वो हम ऐसे लाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लाते हैं बच्चों, इस चीज़ को हम लाते हैं। देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे ये चीज़ जो लिखे हैं ई, इसका वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये ई ही है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमको मिल गया है। मतलब जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अभी, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ म्यू ई एंड म्यू बी, ये दोनों का इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? मतलब कि म्यू ई का अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ½ इंटू E², मतलब कि ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। E² मतलब ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, E0² आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ kz माइनस का ω/t, मतलब इस पूरे स्क्वायर हम ऐसे लिखते हैं, पूरा का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखा जाए तो आपको एक चीज़ तो पता चल ही गया होगा बच्चों कि अगर हम देखें तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और हम इसका अगर एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू निकाल लें, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, ½ इंटू ई नोट का स्क्वायर आ गया इंटू साइन का किसी फंक्शन में अंदर होता है, मतलब साइन किसी फंक्शन के अंदर होता है तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है? अगर उसका स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है, ये चीज़ तो पता ही होगा। तो यहाँ पे हमको एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी आपको मिल जाएगा ε0 E² डिवाइडेड बाई 4। ओके, और आपको पता होगा कि अगर ERMS हम निकालना चाहते हैं तो वो कितना होता है बच्चों, E0/√2। हाँ सर, ये चीज़ तो हमने आपने हमको बता रखा है, बिल्कुल बच्चों ये चीज़ हमने बता रखा है कि अगर हमको RMS वैल्यू निकालना है तो जो एवरेज वैल्यू आता है उसका √2 1/√2 टाइम्स हो जाता है। हाँ सर, ये चीज़ तो बता रखा है। तो इसका जो हम एवरेज वैल्यू निकाले थे वो चीज़ ये आया था, इसका हम लोग कर देते हैं RMS वैल्यू में बदल देते हैं, मतलब E0/√2
√2 इंटू ई नॉट बाई √2 अगर मैं इसको बदलना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2 बाहर निकल जाएगा, √2 इसमें डाल देंगे तो ई आर एम एस। ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारे पास आ गया। उसी तरीक़ा से अगर हम लोग म्यू बी निकालना चाहते हैं, मतलब म्यू बी का अगर एवरेज वैल्यू हम लेना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट इंटू ई नोट साइन ऑफ के जेड माइनस का ओमेगा टी का होल स्क्वायर का एवरेज वैल्यू। इसका एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू बी जो होता है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट, इसका स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि ई नोट का स्क्वायर आ जाएगा, और तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू तो हाफ होता है, तो फिर से नीचे 2 आ जाएगा। फिर से अगर हम चाहें तो आरएमएस वैल्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू के टर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट इंटू ई आर एम एस, सॉरी बी आर एम एस होगा ना, बी आर एम एस होगा बच्चों का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया, यहाँ पे बी होगा। तो काफ़ी इजी है बच्चों, ऐसा कुछ इसमें हार्ड नहीं है भाई। एक सेकेंड, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट होता है, तो हम ये म्यू नोट लिखेंगे ना, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं ऊपर क्यों लिख रहा हूँ बच्चों, आपको भी बताना चाहिए ना, आपने हमको बताया भी नहीं। अब ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर दिए होंगे, सॉरी यार, हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि म्यू टोटल जो आ रहा है, अगर हम एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एलियम ईएम वेव, अगर हम ईएम वेव का टोटल एवरेज डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं, म्यू टोटल का वैल्यू आ जाएगा, हम इसको ऐड कर देते हैं ना, म्यू नोट ई नोट स्क्वायर बाई 4 प्लस बी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नोट। ऐसे भी कर सकता हूँ। अभी तो मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यू सेम होता है, तो उसको प्रूफ के लिए अब हम आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है, अगर आप देखें तो हमको ई नोट बाई बी नोट का वैल्यू पता चल गया है, और इसका वैल्यू ये होता है। तो इसका वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इसका एक्चुअल में हम जो अभी लाए हैं पीछे, जो आप देख रहे होंगे, अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकाले थे, ये जो था इसका अगर हम एवरेज वैल्यू निकाले थे तो कितना आया था सर, अभी हमने किया था तो वहाँ पे ई नोट का स्क्वायर आया था डिवाइडेड बाई 2 आ गया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ गया था। अब यहाँ पे तो रख सकते हैं आप लोग, ई नोट स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी नोट स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है सी का जो वैल्यू होता है 1/√ओवर एप्सिलॉन नोट म्यू नोट होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू बी नोट का स्क्वायर इंटू 1 एप्सिलॉन नोट म्यू नोट डिवाइडेड बाई 4 है, म्यू नोट कट जाएगा, तो बी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नोट आ जाएगा, जो कि ये इसका वैल्यू है। लेकिन अगर हम एवरेज वैल्यू निकालना चाहें म्यू बी का, तो वो कितना हो जाएगा, बी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नोट हो जाएगा, और जो कि यही आया है एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आया है। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है यार। तो इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ गया, इसका मतलब कि जो म्यू ई था और जो म्यू बी था वो दोनों सेम है भाई, मतलब कि एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू बी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नोट, ये दोनों सेम हो गया। अगर ये दोनों सेम हो गया तो इनका आरएमएस वैल्यू भी सेम होगा। आरएमएस वैल्यू क्या आया था, एप्सिलॉन नोट ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नोट। ये सब कुछ सेम हो गए हैं, ठीक है, ये सब कुछ सेम हो गए। और यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम म्यू टोटल निकालना चाहते हैं तो म्यू ई और प्लस म्यू बी कर देंगे, तो और कुछ नहीं, इन दोनों का सम 2 टाइम्स ऑफ म्यू ई लिखिए
या यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ म्यू बी लिखिए, दोनों बातें सेम है। अरे समझ में, यहाँ पे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे म्यू टोटल भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजी तरीका से आप लिख सकते हैं। ये 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 लिख दीजिए, या फिर 2 टाइम्स ऑफ बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 म्यू नॉट लिख दीजिए, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। आपको कुछ इतना याद नहीं रखना कि भाई क्या क्या चीज़ें बता दिए मास्टर, इतना कुछ कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल सी बता है, एवरेज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वो फार्मूला होता है म्यू। और म्यू जो हमारे पास आता है वो 2 टर्म्स में आता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। एक होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, है ना। आपको याद होगा 2 चीज़ें यहाँ पे आती है। तो अगर हमको टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो आपको पता होगा दोनों को ऐड करना होगा। अब दोनों को ऐसे ऐड कीजिए तो भी बात वही है, दोनों का आरएमएस वैल्यू निकाल कर ऐड कीजिए या फिर दोनों का मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर ऐड कीजिए, सब कुछ सेम है जो मैं यहाँ पे लिख के दे दिया हूँ। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी टोटल, वो भी यहाँ पे मैं दिखा दिया क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ गया। जब दोनों वैल्यू सेम आ गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों बराबर बराबर है। कोई भी हम अगर हमारे पास 5 रुपये है और दोनों को बराबर बराबर बांटा जाए तो 2.5 रुपये ही तो बटेंगे, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी अब हम देख लेते हैं। इंटेंसिटी एक्चुअली में है क्या, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इंटेंसिटी जो आई से हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों, वो आई होता क्या है, एनर्जी क्रॉसिंग, मतलब एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होता है प्रोपोगेशन का। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक स्पेस है, इस वॉल्यूमेट्रिक स्पेस में अगर कोई किसी भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन की वजह से यहाँ पे अगर फ्लो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये किस स्पीड से होता है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से, स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ही फ्लो होता है। तो हमको पता है बच्चों कि एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हमको पता है बच्चों एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता है वो हम पीछे से देख सकते हैं कि एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो वॉल्यूम को गुना करने से एनर्जी डेंसिटी में आता है। ओके, मतलब अगर हम कहीं पे एनर्जी लिखना चाहते हैं तो उसको एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो भाई, तो अब आंसर आएगा। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल इजी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का वैल्यू हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो एनर्जी का वैल्यू कैसे डालें, डाल सकते हैं बच्चों। अगर मान लेते हैं टी टाइम में, टी टाइम में इसने मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स दूरी तय किया है, तो एक्स दूरी होगा कितना, वेलोसिटी इंटू उसका टाइम, टी टाइम में ट्रेवल किया होगा। ठीक है, और ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए ले लेता हूँ, मतलब कि ये परपेंडिकुलरली हिट करता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए को, है ना भाई। इतना दूरी ये ट्रैवल किया है, मान लेते हैं किसी टी टाइम में इसने इतना दूरी ट्रैवल किया है, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ये पूरा एक्स इंटू इसका पूरा एरिया। हाँ सर, ये एरिया इंटू एक्स करेंगे तो हमारे पास पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो पूरा वॉल्यूम इसने कवर किया है एक्स इंटू ए, मतलब कि ए सी टी। तो आपको पता चल गया कि इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी जो कि म्यू इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए टी। तो म्यू एनर्जी डेंसिटी टोटल है, वॉल्यूम कितना बच्चों ए सी टी है, डिवाइडेड बाई ए टी है। तो इसका अगर हम लोग काट देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा म्यू सी, मतलब इंटेंसिटी का वैल्यू जो होता है वो मौसी होता है। अरे यार, ये मौसी मतलब म्यू टोटल है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बहुत सही आ गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा जाए तो वो मौसी होता है, मतलब म्यू इंटू सी होता है। म्यू टोटल का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया 2 टाइम्स ऑफ कर दीजिए। अगर आपको आरएमएस वैल्यू में जाना है तो बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, 2 कट जाएगा। तो यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, बी आर एम एस सॉरी बी स्क्वायर डी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है,
ई के टर्म में भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये और कुछ नहीं किया आ जाएगा बच्चों, अगर ई के टर्म में लिखेंगे तो ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू नीचे आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे म्यू नोट मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इंटेंसिटी का वैल्यू आप ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आपको बस ध्यान रखना है कि म्यू सी होता है इंटेंसिटी का वैल्यू। ठीक है, काफ़ी ईजी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम को कैसे देख सकते हैं हम लोग? मोमेंटम को देखना बहुत आसान है, समझिएगा। मोमेंटम हम लोग अगर जनरली हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं तो मोमेंटम P इक्वल टू एम भी लिख देते हैं, P इक्वल टू एम भी लिख देते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग क्या करते हैं, P इक्वल टू एम भी लिख देते हैं, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। अब बात ये है, ये तो फिजिकल वर्ल्ड में लिख देते हैं, कुछ ना कुछ मास होता है किसी के पास, ऑब्जेक्ट के पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर अगर हम बात करते हैं कि रिलेटिविटी थ्योरी की, रिलेटिविटी वर्ल्ड की, तो वहाँ पे जिसके पास मास नहीं होता उसके पास भी एनर्जी हो सकता है, जिसके पास मास नहीं है उसके पास भी वेलोसिटी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, मास है ही नहीं, वेलोसिटी कहाँ से आ जाएगा, मोमेंटम कहाँ से आ जाएगा फिर? ये फिजिकल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में बात करते हैं हम लोग, रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पे किसी के पास मास नहीं होने के वजह से भी उसके पास एनर्जी हो सकता है, उसके पास वेलोसिटी हो सकता है, उसके पास मोमेंटम हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, उसके पास मोमेंटम फिर भी हो सकता है। EM wave also carries momentum if a portion of EM waves of energy U propagating with speed c। बोला यह जा रहा है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा बच्चों, एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये चीज़ बताऊँगा। जो आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, अरे सर ये तो सबको पता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बच्चों ये सबको पता है, तो जो सबको पता है वो हो सकता है कि सबको सही नहीं पता हो, ये भी तो हो सकता है। जो सबको पता है वो तो कॉमन चीज़ हो गया, लेकिन एक चीज़ जो सबको नहीं पता होगा, जो आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था वो बोलता है, एक्चुअल फार्मूला उसका होता है ई स्क्वायर इक्वल टू एम नोट इंटू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। एक्चुअल फार्मूला, एक्चुअल जो फार्मूला होता है ये होता है एक्चुअल फार्मूला। ये तो बस इसका, ये तब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तब ये चीज़ होता है। लेकिन एक्चुअल फार्मूला ये है बच्चों, ये क्यों है और ये कैसे चीज़ होता है ये चीज़ समझिएगा। एक चीज़ समझिएगा, अगर इफ़ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका जो एनर्जी होगा ई स्क्वायर का वैल्यू, अगर वो रेस्ट पे है तो उसके पास कोई भी मोमेंटम नहीं होगा। मोमेंटम उसके पास कैसे होगा भाई, P इक्वल टू एम भी लगाते हैं ना हम लोग, तो वो नहीं होगा। इसका मतलब ई स्क्वायर इक्वल टू एम नोट इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ई इक्वल टू एम नोट इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। और यही आप सब जगह पे देखते हैं फार्मूला की, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये तब आता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, मतलब उसका ये वाला चीज़ जीरो हो जाए, मोमेंटम वाला टर्म। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना होगा, इफ़ ऑब्जेक्ट इज मासलेस, ऑब्जेक्ट के पास कोई भी मास नहीं है, ये टर्म आप समझिएगा, ये फोटोन का टर्म होता है भाई। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, तब वहाँ पे ई स्क्वायर का वैल्यू में समझिए, अगर उसके पास मास ही नहीं है तो एम नोट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, रेस्ट मास जीरो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो एम नोट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब पी सी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ई का वैल्यू पी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे एम नोट जो हम लोग ले रहे थे वो क्या था, वो रेस्ट मास था। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब उसका मास होता है। तो यहाँ पे ई बराबर पी सी आ गया, ई बराबर पी सी का मतलब समझ सकते हैं मोमेंटम का वैल्यू, मोमेंटम का वैल्यू मतलब कि पी का वैल्यू जो हो जाएगा वो ई अपॉन सी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, जब किसी के पास मास नहीं हो, मतलब वो मासलेस हो फिर भी उसके पास मोमेंटम है, वो क्या है, एनर्जी अपॉन सी।
आ रहा कुछ समझ में? समझ में आ रहा है बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? ये हम फोटोन क्यों लिखे हैं? फोटोन के पास मास नहीं होता है, फिर भी उसके पास एनर्जी है। वो क्यों है? जो लाइट, सनलाइट हमारे पास आ रही है, जो पृथ्वी पे आ रही है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो है। उसी की वजह से तो सारा चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ एनर्जी है, लेकिन उसके पास मास नहीं है। तो फोटोन क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी समझ सकते हैं। एनर्जी का पैकेट्स है ना? उसको समझ सकते हैं, एनर्जी का पैकेट्स है। तो उसके पास एनर्जी है बट मास नहीं है भाई। तो रेस्ट मास इसीलिए उसके पास जीरो हो जाता है। तो उससे ये फॉर्मूला बन जाता है। तो मोमेंटम का वैल्यू E/c बन जाता है। अब समझ में आ रहा है आपको कुछ? और यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एक कलम को यहाँ पर रख देंगे, ये रुका हुआ है, फिर भी इसके पास एनर्जी है। ये कैसी बात हुई सर? ऑब्जेक्ट रुका हुआ, उसके पास एनर्जी कैसे होगी? एनर्जी होगी बच्चों। मैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी बता रहा हूँ ना, तो उसमें आइंस्टीन अंकल ने बताया कि भाई एनर्जी है उसके पास। कैसे? आप ले लीजिए भाई, यूरेनियम ले लीजिए। यूरेनियम ले लीजिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखिए आप। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम लोग एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जो हम लोग उस चीज़ में यूज करते हैं, जिस पार्टिकल का, उसके पास मास होती है जो बहुत कम मास होती है। क्योंकि अगर आप कहीं पे अगर यूरेनियम निकालने जाएँ तो भाई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही मिल जाएगा, वो कम ही होता है और उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। एनर्जी का फार्मूला आप m0 × c² से समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। c का वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 × 10⁻, कितना हो गया? 16 हो गया। उससे गुना करना है इस मास में। सोच सकते हैं एनर्जी कितना है। अगर कोई रुका हुआ मास है, उसके पास भी इतना एनर्जी है। अगर न्यूक्लियर बम हम बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं, लोग बनाते हैं, तो भाई वो बम में सोच सकते हैं, अगर हम कहीं पे 1 ग्राम भी मास ले लें तो भी उसके पास कितना एनर्जी है, वो कितना तबाही कर सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में। उससे हम लोग बिजली बनाना चाहते हैं। मतलब 1 ग्राम ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर 1 ग्राम का यूज कर दिया जाए यूरेनियम का, तो उससे हम लोग कितना ज़्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं और उस एनर्जी से हम कितना बड़े शहर को चला सकते हैं बस 1 ग्राम से। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। कि भाई कोयला से तो हम लोग ठीक है बनाते थे इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन अब हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। वहाँ पे छोटा सा मास से हम कितना एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये चीज़ उन्होंने बताया था भाई। बम में तो यही होता है ना। बम में हाइड्रोजन बम है, यहाँ पे न्यूक्लियर बम है भाई। वो सब बम क्या कर रहा है? वो रखा हुआ है, लेकिन अगर वो टूटने लगा, अगर वो टूटने लगा तो उसके छोटे से मास के टूटने की वजह से कितना एनर्जी, कितना उस इम्पैक्ट पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? इसीलिए लोग इतने सारे बम बना लिए सारे देशों ने। और अगर वो सोच रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा भी छोड़ दे तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना तबाह हो जाएगा पूरा देश। होता तो बम छोटे चाके ही हैं, लेकिन कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था, गिरा तो थोड़ा ही दूर में था, लेकिन इम्पैक्ट कितना दूर हुआ था आप देखे होंगे। आपने आपने न्यूज में देखा होगा, पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें हैं बच्चों, है ना। तो रिलेटिविस्टिक वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से होने लगती है। हमें तो ये देखना है कि मोमेंटम E/c आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम का जो वैल्यू है बच्चों, वो p का जो वैल्यू होता है वो E/c हो जाता है, ठीक है। एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब चाहें तो एनर्जी का वैल्यू लिख सकते हैं। एनर्जी जो होती थी वो क्या होती थी बच्चों? जो म्यू टोटल होता था इनटू उसमें मल्टीप्लाई कर देते थे वॉल्यूम से, है ना। यही तो एनर्जी डेंसिटी होती थी। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। बोला जा रहा है कि व्हेन इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कम्प्लीटली ऑब्जर्व थ्रू द सरफेस। अगर कोई सरफेस हमने बना दिया है बच्चों, अगर कहीं से यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है और ये कम्प्लीटली ऑब्जर्विंग सरफेस है, कम्प्लीटली ऑब्जर्विंग सरफेस है, तो इस सरफेस में क्या होगा? ये कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लेगा इस जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल कर रहा है, ये पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेगा। तो जितना इसके पास मोमेंटम होगा सारा ये ऑब्जर्व कर लेगा। तो जो भी मोमेंटम से ये जाएगा वो सारा का सारा एनर्जी इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। क्या होगा अगर बोला जा रहा है व्हेन इन वेव ऑफ एनर्जी U इज टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। अगर कोई सरफेस हमने बना दिया है इस बारी,
और ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब इधर से जाने वाला, यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रहा होगा, ये फिर वापस ऐसे 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 आ गया होगा। मतलब इधर से जाने वाला मोमेंटम p इनिशियल है, इधर से आने वाला मोमेंटम p फाइनल हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, p फाइनल माइनस p इनिशियल लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू अगर देखा जाए तो इधर आ जाएगा तो नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p आ जाएगा। तो जो डेल्टा p का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो 2 टाइम्स ऑफ e, मतलब कि p का वैल्यू E/c है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मोमेंटम आएगा कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, वो 2 टाइम्स ऑफ E/c आ जाएगा। सर निगेटिव कहाँ गया भाई? निगेटिव डायरेक्शन बता रहा है, इस डायरेक्शन में, और क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, चाहे तो निगेटिव लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो आपको मोमेंटम ध्यान रखना है कि मोमेंटम का वैल्यू E/c होता है। कैसे आया हम यहाँ पे बता दिए हैं। ये बिल्कुल हम आगे और भी डिस्कस करेंगे फोटोन के बारे में, जब हम लोग आगे और चीज़ें बताएंगे तो। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही बहुत है। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ये तो काफ़ी ईजी है बच्चों। पॉइंटिंग वेक्टर कुछ नहीं, ये डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग यूनिट एरिया इज डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंटिंग वेक्टर। ये सेम नहीं लग रहा है पीछे वाले की तरह? इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस वेक्टर भी बोल दिया जाता है। पॉइंटिंग पता है बच्चों, ये पॉइंटिंग एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, वो अपने नाम पे इसको रख दिए हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब कि एनर्जी अपन टाइम इनटू एरिया, यही पॉइंटिंग वेक्टर होता है। सर ये तो कुछ पीछे का देखा देखा लग रहा है। कैसे बच्चों? बिल्कुल देखा देखा लगना ही चाहिए, क्योंकि ई का वैल्यू हम लोग देखे थे। ई का जो वैल्यू देखे थे हम लोग बच्चों, एनर्जी अपॉन टाइम, एक सेकेंड, तो यहाँ पे म्यू इंटू वॉल्यूम हम लगा देते हैं डिवाइडेड बाई टी इंटू ए। तो यहाँ पे ई म्यू इंटू वॉल्यूम का वैल्यू क्या आया था बच्चों? ACT आया था ना, डिवाइडेड बाई टी इंटू ए आ रहा है, यही तो आ रहा है हमारे पास। तो पॉइंटिंग वेक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ रहा है देखा जाए तो ये कट गया, तो ये इंटेंसिटी ही नहीं बन गया। इंटेंसिटी बराबर म्यू इंटू सी हम लोग बोल रहे थे, तो ये तो इंटेंसिटी का ही टर्म में आ गया। तो बिल्कुल इंटेंसिटी के टर्म में ही होता है बच्चों। इसको भी वैसे ही देखते हैं। म्यू का वैल्यू क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं ना इसको, एनर्जी डेंसिटी। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका जो एक्चुअल फार्मूला जो यूज होता है पॉइंटिंग वेक्टर का, वो कितना होता है बच्चों? 1/ε0 टाइम्स, यहाँ पे ई क्रॉस भी कर सकते हैं, ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इस टाइप से आपको बोला जाता है। मतलब कि जो आप देख रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से नहीं फ्लो हो रहा था, मान लेते हैं ये ई इस डायरेक्शन का था, वेरिएशन इस डायरेक्शन, बी का वेरिएशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपने नहीं देखा यहाँ पे तो देखा ही होगा बच्चों, इस तरीके से ऐसे फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे अगर ई का डायरेक्शन इधर है, तो आप ई क्रॉस बी कीजिए, ई क्रॉस बी कीजिए। तो ई क्रॉस बी करने से जो थंब आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो यही तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगा, यही तो एनर्जी प्रोपोगेशन हो जाएगा, एनर्जी प्रोपोगेशन ऑफ वेव। बोलेंगे सर तो फिर ये जो फार्मूला से निकाल रहे हैं तो ये तो आया ही नहीं आंसर। ये आ रहा है बच्चों, आ रहा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आ जाएगा, मैं ये इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से समझना आसान है। अब हमें पता है ई और बी तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो एंगल तो 90 डिग्री का है दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 1/μ0 अगर लिखना चाहें और ई बी साइन ऑफ 90 हो जाएगा, तो साइन ऑफ 90 का वैल्यू तो 1 होता है, तो पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा EB/μ0। हाँ सर हो गया, EB/μ0 हो गया भाई। अब आपको एक बात ये भी पता होगा, अगर हम लोग इसका यूज करें ये सी स्पीड ऑफ लाइट का, तो आपको पता होगा E0/V0 हो जाता है। अब यहाँ से जो पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू आया है बच्चों, और यहाँ पे जो पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू आ रहा है, ये दोनों सेम आना चाहिए ना भाई, ये दोनों तो सेम होना चाहिए।
तो अलग अलग क्यों आ रहा है, अलग तो नहीं आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि सेम तो आना ही चाहिए भाई कोई हालत में। तो आपको पता होगा यहाँ पे, तो फिर हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे ई इक्वल टू बी सी का यूज कर लें हम लोग, ये मैक्सिमम वैल्यू ही लेकर चलिएगा बच्चों आप लोग। यहाँ पे जो ये फार्मूला है इसका वैल्यू यूज कर दूँ मैं, तो यहाँ पे अगर b का वैल्यू हमें लिख दूँ तो ई स्क्वायर आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से पॉइंटिंग वेक्टर का वैल्यू जो आ रहा है, तो म्यू का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखते थे हम लोग, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखते थे, या फिर बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट लिखते थे। हाँ सर लिखते तो थे। इंटू सी है तो सी कर दिया, अगर सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, तो ई का स्क्वायर आ जाएगा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट आ गया, तो ये दोनों सेम आ गया। इंटू सी है, 2 इसीलिए आ रहा है हमको हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इसका जो वैल्यू आप ले रहे हैं ना बच्चों, जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, हाफ होता है ना। अगर ई का वैल्यू लिखते हैं तो ई का एवरेज वैल्यू लिखते हैं तो ई नोट स्क्वायर, ई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है ना। अगर आप देखें तो यहाँ पे ई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ई स्क्वायर का वैल्यू लिख देंगे तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। भाई इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, यही होगा ना। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, तो इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास ई नोट आ जाएगा, ई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नोट इंटू सी आ जाएगा, तो जो कि बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे जो आया था। तो ये दोनों सेम आ रहा है, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है। और आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रहा है ये और कुछ नहीं, ये इंटेंसिटी है भाई। मतलब इंटेंसिटी और ये पॉइंटिंग वेक्टर दोनों सेम होता है क्या, एक्चुअली में ये दोनों सेम आ जाएगा, क्योंकि इसका भी यूनिट वही होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, दोनों का यूनिट सेम हो जाता है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम आता है। लेकिन एक्चुअल में फार्मूला ये होता है भाई, एक्चुअल में आपको यूज करना ये है। यूनिट भला ही सेम आ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे आ गए इस फार्मूले से भी आते आते अगर आप यहाँ पे आ जाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे तो ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि ई और बी आपको परपेंडिकुलर दिखेगा, तो ई और बी के लिए आप साइन एंटी का यूज करेंगे तो ई क्रॉस बी, फिर आप यहीं पे पहुँचिएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था ये डायरेक्टली मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ से चलते चलते आप फिर यहीं पर पहुँचेंगे। तो ठीक है यार, तो यहाँ पर बात बस ये है कि ये हमको बताता है वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी का डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा चीज़ है। रेडिएशन प्रेशर देख लेते हैं। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है बच्चों, अभी तो बिल्कुल आसान हो गया भाई। मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑन विच लाइट फॉल्स, लाइट जिस पे फॉल हो रही है उस पर जो मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया है, तो मोमेंटम हो जाएगा, मतलब कि प्रेशर, इसको रेडिएशन प्रेशर बोल सकते हैं आरपी से। रेडिएशन प्रेशर जो हो जाएगा मोमेंटम इम्पार्टेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो मोमेंटम का वैल्यू हमने अभी पीछे निकाला था, जो कितना आ रहा था बच्चों, क्योंकि ई बराबर पी सी हमने निकाला था, तो ई का वैल्यू, पी का वैल्यू हमारे पास ई अपन सी आ जाएगा, इंटू टी इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग और भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे ई का वैल्यू अगर लिखना है तो ई क्या है, एनर्जी है, उसको कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी मतलब म्यू इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सी टी इंटू ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सी टी इंटू ए, नीचे भी है तो ये तो एनर्जी डेंसिटी के बराबर आ रहा है, तो वो आ जाएगा बच्चों, इक्वल ही आता है। और यहाँ पे सी नहीं काट रहा हूँ, इसलिए नहीं काट रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो मौसी के बराबर होता है, मौसी के बराबर होता है ना, तो म्यू इंटू सी इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। तो जो हमारे पास रेडिएशन प्रेशर आ रहा है, रेडिएशन प्रेशर को बच्चों आप लोग आई अपॉन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर रेडिएशन प्रेशर को बच्चों आप लोग एस अपॉन सी भी लिख सकते हैं। क्यों सर, एस अपॉन सी कैसे लिख सकते हैं सर, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि एस अपॉन सी इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं पीछे क्या आया था, ई अपॉन टी ए, तो ई अपॉन टी ए जो आया है ये कुछ नहीं, एस ही तो है, तो एस हो गया और नीचे सी बच गया, तो एस अपॉन सी भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हम 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए हमारे पास जो रेडिएशन प्रेशर आता है
तो सरफेस से आके लौट जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा हमारे पास, एस अपॉन सी लिख सकते हैं। अगर 100% अब्जॉर्बिंग है, अब्जॉर्बिंग सरफेस है हमारे पास, तो सरफेस क्या करेगा, रेडिएशन प्रेशर जो गया होगा वेव का वो 100% ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब जो गया होगा वही रेडिएशन प्रेशर उस सरफेस पे लगाएगा, जो कि एस अपॉन सी के बराबर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मतलब रेडिएशन प्रेशर समझ रहे हैं ना, ये जो वेव के फॉर्म में लाइट जो ट्रेवल कर रही है, तो वो जब आ रही है हमारे शरीर पे तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर भी लगा रही है, कुछ ना कुछ मोमेंटम तो लगा रही है, प्रेशर भी लगा रही है, जो कि उसको रेडिएशन प्रेशर के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना, जिसका वैल्यू हम लोग आई अपॉन सी या फिर एस अपॉन सी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन प्रेशर इज रियल, दैट्स वाई टेल ऑफ कॉमेट ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन। कॉमेट समझ रहे हैं, कॉमेट होता है जो स्पेस में चलने वाले जो पत्थर समझ सकते हैं, बड़े पत्थर जिस पर लाइफ तो संभव नहीं है, और वो बहुत सारे होते हैं, कॉमेट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, जो स्पेस में नेचुरल बॉडी होते हैं, वो ट्रेवल करते रहते हैं और वो जाकर किसी से कभी कभी टकरा जाते हैं। उनके ऊपर बहुत मोटी बर्फ़ की परत भी होती है, तो वो पिघलती किस लिए है, जब रेडिएशन प्रेशर उन पर पड़ता है, क्योंकि स्पेस में हवा तो है नहीं भाई रेडिएशन प्रेशर का ही कमाल होता है स्पेस में। स्पेस में मान लेते हैं कि सन हमारे पास है, अगर सन है और यहाँ पे कुछ ऐसे बॉडीज़ है बहुत सारे, तो उसमें से किसी एक बॉडीज़ को ले लेता हूँ, एक यहाँ पे बॉडी है और एक यहाँ पे बॉडी है, ये कॉमेट है। ठीक है, कॉमेट एक बार सन की तरफ जा रहा है और कॉमेट एक बार सन से दूर जा रहा है, दो केस ले लेता हूँ। तो सन से निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर तो इससे दूर ही जाएगा ना भाई, जो सन से निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर होगा वो तो सन से दूर जाएगा, क्योंकि सनलाइट बाहर की तरफ ही तो जाती है। तो अगर कॉमेट सन की तरफ आ रहा है फिर भी इसका टेल हमको पीछे ही दिखेगा, और कि जो कि नॉर्मल बात है, इसका टेल हमको पीछे दिखेगा बच्चों, मतलब कि यहाँ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये टेल हो गया। लेकिन अगर ये इधर जा रहा है, अगर ये सन से दूर जा रहा है, फिर भी इसका टेल इधर ही दिखेगा, इसका टेल फिर भी सन से दूर ही दिखेगा, और यहाँ पे भी सन से दूर दिख रहा था। अब सोच रहे होंगे कि भाई इसका वेलोसिटी इधर है, जब ये कॉमेट इधर की तरफ भाग रहा है, जब इधर की तरफ भाग रहा है तो इसका टेल तो पीछे बनेगा ना। कोई भी चीज़ अगर बहुत स्पीड चलती है, गाड़ी वाड़ी, तो उसके पीछे अगर हम लोग बांध दें रस्सियों से, तो वो बिल्कुल उसके पीछे एकदम टेल उसके पीछे चली जाती है। तो ये इधर भाग रहा है तो इसका टेल पीछे होना चाहिए, इधर भाग रहा है तो टेल इसका पीछे होना चाहिए। ये दोनों बातें आप गलत सोच रहे हैं, इसलिए क्योंकि स्पेस में कोई भी हवा नहीं है बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पे जो काम करता है वो रेडिएशन प्रेशर करता है, जो भी काम करेगा ये रेडिएशन प्रेशर करेगा काम। ठीक है ना, तो रेडिएशन प्रेशर तो अवे फ्रॉम द सन होगा भाई, कहीं पे जा रहा है सनलाइट जो प्रेशर किसी चीज़ पे लगा रहा है तो वो तो अपने से दूर ही भेज रहा है ना सनलाइट को। तो इस कमेट या फिर इससे दूर जा रहा हो, फिर भी इस पे लगने वाला रेडिएशन प्रेशर तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो उसके कारण इसका टेल जो है वो बाहर की तरफ ही बनेगा। और ये टेल है क्या, जब आपने देखा होगा रात में कभी कभी नहीं होता है कि बहुत स्पीड में कोई तारा ऐसे टूट के गिरता है, तो वहाँ पे उसका टेल बनता है, वही टेल है भाई और ये टेल आपको जिस टाइम पे वो हुआ होगा उस टाइम पे नहीं दिखाई दिया होगा, वो कई लाइट ईयर पहले हो जाता है, उसके बाद हमें दिखाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत लाइट ईयर्स दूर हैं भाई, तो कब हुआ होगा और कब हमें दिख रहा है, सोच सकते हैं। गजब का चीज़ है ये कॉमेट कब यहाँ से दूर भागा होगा और कब हमें दिख रहा है वो उसका टेल, है ना। ये सब चीज़ें आप समझना होगा। बेसिकली बात ये है यार कि रेडिएशन प्रेशर इज रियल, दैट्स व्हाई टेल ऑफ कॉमेट पॉइंट्स अवे फ्रॉम सन, इसे तो बोल रहा हूँ, अवे फ्रॉम द सन टेल मिलता है। क्लियर होगा आई थिंक बच्चों आपको दिख रहा होगा ये चीज़, जो मैं ये सिमुलेशन लाया हूँ इसमें आप समझ सकते हैं। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूँ इनके घूमने का, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो प्लैनेट्स हैं उनके घूमने का, यहाँ पे देख सकते हैं रेडिएशन प्रेशर, जो रेडिएशन प्रेशर मैं समझा रहा था, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है सन से किस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही हैं चीज़ें। और यहाँ पे सारी ग्रह भी चल रही हैं, यहाँ पे अर्थ दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से रेडिएशन प्रेशर किस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है, किस तरीके से बाहर की तरफ दिख रही है निकलती हुई, इससे बहुत सारी देख सकते हैं आप बच्चों, है ना। तो मैं ये बनाया था एनिमेशन खुद से,
सारी यहाँ पे दिख रही होगी आपको। तो हर एक डायरेक्शन में सूर्य से निकल रहा होता है और हर समय निकल रहा होता है ना। और ये निकलते लगभग लगभग इसका 4 बिलियन साल हो चुका है ना। और भी ये 5 बिलियन साल और ऐसे चलेगा, और ऐसे ही ऐसे फिर ये फिर सारे ग्रहों को अपने में समा लेगा, बड़ा जाइंट बन जाएगा। उस टाइम पे आप नहीं रहोगे, टेंशन मत लेना मैं भी नहीं रहूँगा। तो समझ रहे होंगे आप बच्चों। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू। हो सकता है लेक्चर बड़ा हो यार, लेकिन इसको बच्चों आप आराम से देखिएगा, समझ समझ कर, छोड़ थोड़ा सा गैप ले लेकर समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।